तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिंघम पर। साथियों, कल हमने स्टार्ट किया है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या हमने स्टार्ट किया है? भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने जो चीज स्टार्ट किया, तो राज्य व्यवस्था को, जैसे कि मैं बताऊं कि कल मैंने क्या पढ़ा। तो कल हमने पढ़ा था राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था के बारे में कि राज्य क्या है, व्यवस्था क्या है, और दोनों शब्द मिलकर जब राज्य व्यवस्था बनते हैं तो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। राज्य की परिभाषा बताया हमने आपको, व्यवस्था की परिभाषा बताया, और दोनों की परिभाषा मतलब राज्य व्यवस्था की भी परिभाषा बताया। फिर राज्य की परिभाषा बताते वक्त मैंने बताया आपको कि राज्य की क्या कंडीशन है कि कोई चीज, हम किसी चीज को राज्य कहेंगे। राज्य का मैंने पहले भी कल बताया था कि राज्य का मतलब पॉलिटी में अगर हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है देश से। आप राज्य का मतलब आप पर्टिकुलर किसी भारतीय राज्य को मत समझिए, पूरे भारत को समझिए या किसी देश को समझिए। तो राज्य का मतलब, राज्य का हमने अर्थ बताया कि राज्य क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है एक राज्य को राज्य होने के लिए। तो राज्य को राज्य होने के लिए मैंने बताया कि 4 क्राइटेरिया हैं, 4 कम से कम क्राइटेरिया। इन 4 चीजों के बिना कोई भी राज्य या कोई भी कंट्री राज्य के कैटेगरी में नहीं आएगा, अगर उसमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो। पहले नंबर पे था राज्य के बारे में जब मैंने बताया, तो पहले नंबर पे था निश्चित भूमि। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, उसका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र जहां पे वो एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज जनसंख्या, कि उसके पास खुद की जनसंख्या हो उस राज्य में। और तीसरी जो चीज मैंने बताया कि सरकार हो। सरकार समझते ही है कितना इंपॉर्टेंट है। और चौथी और जो सबसे अहम बात मैंने बताया, संप्रभु हो। संप्रभुता या सोवरेनिटी या संप्रभु किसे कहते हैं, बखूबी इसके बारे में कल मैंने बताया था, पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए। फिर मैंने बताया कि राज्य, अगर मान लीजिए राज्य हम पढ़ते हैं, राज्य की ये 4 कंडीशंस हैं कि राज्य होने के लिए आपके पास ये 4 कंडीशंस होना चाहिए। तो राज्य कितने प्रकार के होते हैं, राज्य मतलब देश कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। एक राज्य होता है, जैसे अब यहां पे मैं राज्य की बात करूं तो राज्य हमने क्या बताया कि राज्य होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है सत्ताधारी या सत्तावादी राज्य, और दूसरा होता है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य, पहले नंबर पे हमने सत्तावादी और दूसरा लोकतांत्रिक राज्य, दोनों के बारे में हमने पढ़ा था कल। तो लोकतांत्रिक राज्य और सत्तावादी राज्य, सत्तावादी राज्य के बारे में कल हमने पढ़ा था कि सत्तावादी राज्य किसे कहते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूं कि किसी एक संस्था या एक समूह या एक व्यक्ति द्वारा शासित राज्य को कहते हैं सत्तावादी राज्य। जैसे संस्था की बात अगर करें तो सैन्य शासन, एक समूह की बात करें तो जैसे तालिबानी लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया पूरा अफगानिस्तान, या एक पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में है, या फिर हम कहें एक व्यक्ति के बारे में बात करें कि एक व्यक्ति द्वारा अगर शासन होता है तो राजतंत्र कह लीजिए कि एक राजा था, तानाशाह समझ लीजिए। तो ये सारे कैटेगरी थे कि इसी आधार पे इनको कहा गया सत्तावादी राज्य, क्योंकि सत्तावादी राज्य के उदाहरण यही है कि संस्था द्वारा हो या समूह द्वारा हो या एक व्यक्ति द्वारा शासन हो, मतलब इन्हीं के पास एब्सोल्यूट जो पावर होती थी इन्हीं के पास होती थी। इसमें कमियां क्या थी, इसमें बुराइयां जो थी वो ये थी कि जो शासक होता था, जो भी इसका राजा या फिर जो भी इसका शासक होता था, उसके पास असीम शक्तियां रहती थी। अभी भी है, जैसे उत्तर कोरिया में देखिए तानाशाह जो है उसके पास असीम शक्तियां हैं, मतलब वही हाई कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही सब कुछ। अगर सर कलम उसने कह दिया, आप वो जा रहा है, आपने सर नहीं झुकाया, उसकी नजर पड़ गई और उसने कह दिया अगर कि सर कलम, तो सर कलम।
तो इतनी निरंकुशता होती है इन राज्यों में। सैन्य शासन देख लीजिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश का हमने कल उदाहरण आपको दिया था और ये भी बताया था, हल्का सा फ्लैशबैक में ले गए थे कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ था और कैसे बांग्लादेश हमारे भारत का सुपौत्र कहलाता है या पोता कहलाता है भारत का। तो ये सब चीजें मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हम जब सैन्य शासन की बात की, बांग्लादेश की बात किया, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है, म्यांमार में तख्ता पलट हो जाता है, सेना ही शासन कर रही है वहां पे। तो जो बुराई इसकी ये थी कि यहाँ पे जो शासक है उनके पास असीमित शक्तियां, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, उन पर कोई दबाव नहीं है, कोई लगाम नहीं है और उनको चुनने का अधिकार भी जनता के पास नहीं थी। तो जनता की मांग कैसे पूरी हो? तो जनता की मांग भी पूरी होने की संभावना बहुत कम बनी रहती है इस ऐसे सरकारों में। तो इन्हीं सब जो बुराइयां थी इन सरकार से, इनको दूर करने के लिए आया लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो हम आज बात करेंगे लोकतांत्रिक राज्य और लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में मैं अगर बताऊं आपसे, तो एक शब्द में अगर लोकतंत्र को परिभाषित एक वाक्य में किया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका, अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। आपने पढ़ा होगा, बखूबी इसको पढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज कि एग्जैक्ट मीनिंग इसकी क्या होती है। तो आज हम पढ़ते हैं लोकतांत्रिक राज्य के बारे में। चलिए पहले हम पढ़ते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन ने एक नारा दिया था, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। लोकतंत्र का मतलब ये, इसको हम डिफाइन कर दें, आपको एक्सप्लेन करता हूं। जनता का मतलब जनता के पास सरकार चुनने की पूर्ण आजादी है, पूरे विकल्प मौजूद है कि जनता किस सरकार को चुनेगी। अपने भारत में देख लीजिए, इतनी पार्टियां रहती हैं, इतनी, मतलब इस समय वर्तमान में बीजेपी का शासन है और बीजेपी के साथ कितनी पार्टियों का, एनडीए और बीजेपी मिलकर कितनी पार्टियों का समूह देखा ही है आपने। तो एक पार्टी कुछ नहीं है, कोई पार्टी, उनका कोई चुनाव निशान नहीं, तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से जनता के पास पूर्ण रूप से, मतलब पूरी आजादी है कि आप किस पार्टी के नेता को चुनेंगे। तो जनता के पास कहे, लिंकन जी ने कहा कि जनता के पास आजादी होनी चाहिए, सरकार को चुनने का उनके पास विकल्प होना चाहिए। तो सरकार को चुनने का विकल्प है, तो जनता का मतलब जनता को चुनने की आजादी, सरकार चुनने की पूर्ण आजादी जनता के पास हो, वह विकल्प मौजूद हो। आजादी मतलब कि पार्टियों का विकल्प चुनने की आजादी हो, किसके पास हो? जनता के पास हो। मतलब जनता क्या चुनेगी? कांग्रेस चुनेगी या बीजेपी चुनेगी या आम आदमी पार्टी चुनेगी, क्या चुनेगी? ये जनता के पास पूर्ण आजादी है, मतलब पूर्ण विकल्प है और आजादी भी है, विकल्प इसके पास मौजूद है। दूसरी चीज जो कहा, जनता द्वारा, मतलब जनता द्वारा मतलब जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही, जो शासक हो जनता द्वारा ही चुना जाए। कैसे चुना जाता है? हम लोग चुनते नहीं हैं, प्रत्यक्ष वोट देते हैं तो विधायक चुनते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से विधायक चुनते हैं और विधायक जाके किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को चुनते हैं, राज्य की सरकार को चुनते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष वोट देते हैं तो सांसद को चुनते हैं। सांसद किसको चुनते हैं? सांसद चुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। तो इस तरह से हम लोग, मतलब जनता की भागीदारी हमारे भारत में कैसे है? अप्रत्यक्ष रूप से है। हम लोग प्रतिनिधि तो प्रत्यक्ष रूप से चुन लेते हैं, लेकिन सरकार कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। सरकार, मोदी जी को हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री पद को, मोदी जी को तो दे देते हैं, वाराणसी वाले देते होंगे डायरेक्ट वोट, क्योंकि वो भी एक सांसद हैं वाराणसी से। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए जनता द्वारा डायरेक्ट वोट नहीं लिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए आपने वोट दिया होगा मोदी जी को तो सांसद पद के लिए दिया होगा,
अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने तब आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार चुना। मान लीजिए किसी अमित शाह प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो सरकार का मुखिया है, सरकार के मुखिया को चुनने के लिए हम लोग वोट उसमें नहीं करते हैं, हमारे प्रतिनिधि जो हम सांसद चुनते हैं वो उनको चुनते हैं। तो जनता द्वारा कैसी भागीदारी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुने जनता, इसका मतलब यह है जनता द्वारा। फिर जनता के लिए शासन, मतलब जनता के लिए शासन मतलब जो भी सरकार हम चुने तो सरकार जनता के लिए हो। इसका मतलब आप समझते हैं कि सरकार जो भी काम करे वो जनता के हित में काम करे, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। अगर कोई काम आपके उधर नहीं हो रहा है तो सरकार उसकी जवाब दे। जैसे आपके यहां सांसद हैं, आपके एरिया में कोई समस्या है तो उसके लिए आपको जवाबदेही किससे लेनी होगी, सांसद की जवाबदेही बनती है आपकी प्रति। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि लोकसभा, जैसे सांसद लोकसभा का सदस्य होता है तो लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि हम जो चुनते हैं सदस्यों को, प्रतिनिधियों को, तो वो लोकसभा में तभी जाते हैं क्योंकि उनको हमने चुना है। तो जब हमने चुना है, हमारे पास शक्तियां हैं, तो हमारे प्रति जिम्मेदारी भी उनकी है कि हम किस हाल में हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन और अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, परिवहन चाहिए, इसकी गारंटी हमारे सांसद लोग लेते हैं। तो अगर नहीं लेते तो उनकी जिम्मेदारी है ऐसे देने के लिए। इसीलिए तो जनता देखिए मांग लेकर जाती है सांसद जी के पास कि सांसद जी हमने आपको तो जिता दिया, लेकिन हमारे यहाँ की ये फलानी रोड जो है ये नहीं बनी है, बहुत ज्यादा जर्जर है। अब हमारे यहाँ बहराइच के सांसद श्री आनंद गौड़ जी को जैसे हम लोगों ने चुना, तो हमारे बहराइच के सांसद हैं। अब हाल ही में लखनऊ से और जो नेपाल तक गई है ये रोड हाईवे, ये 4 लेन बनने वाली है। जल्दी ही इसका देखिए कल ही न्यूज़पेपर में यह था कि 4 लेन बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखा माननीय जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी के सामने कि ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो असुविधा होती है इस रोड पे जाने। लखनऊ से बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ये जो हाईवे गया है लखनऊ से, तो इस पे असुविधा होती है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो घाघरा का पुल एक ही है, वो भी कभी कभी जर्जर हो जाता है, तो पुल भी 4 लेन बनेगा, नया पुल बनेगा उसी के बगल में, और पूरी रोड ये जो है 4 लेन हो जाएगी। तो किसने मांग रखा, सांसद ने मांग रखा, तो काम होगा। तो इसी तरह से क्योंकि सांसद के पास किसी ने ज्ञापन सौंपा होगा कि हमारे यहाँ ये जो रोड है एक्सीडेंट होता है, ये दुनिया की चीजें हैं, जब उनके संज्ञान में आएंगी बातें तो करेंगे। वो अलग बात है कि कोई कोई नहीं करता है। तो जनता के लिए जिम्मेदार हो सरकार, मतलब जवाबदेही किसके प्रति हो, जनता के प्रति जिम्मेदार हो। तो ये हुआ लोकतंत्र का मतलब। लोकतंत्र का मतलब कि जनता सरकार खुद चुनती है, जनता के पास सरकार को चुनने की आजादी हो, और जो जनता जिस सरकार को चुने वो सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी भी हो। तो इस व्यवस्था को कहते हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के बारे में अगर मैंने बात किया तो आप देख लीजिए कि लोकतंत्र के कितने रूप हैं, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। तो भी हो, अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार, लोकतांत्रिक राज्यों के प्रकार। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल दूं कि लोकतांत्रिक राज्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि लोकतांत्रिक, विश्व में प्रचलित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है या लोकतांत्रिक राज्य जो है, इसके 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार से इनको हम बांटते हैं। पहला, हेडिंग डाल लीजिए कि विश्व में प्रचलित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रकार। पहला क्या होता है, शक्ति विभाजन के आधार पर हम इनको बांटते हैं, शक्ति विभाजन के आधार पे, और दूसरा क्या है, संस्थाओं के आधार पे। आज हम ये चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया लोकतंत्र से, तो के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। लोकतांत्रिक राज्यों को 2 प्रकार से बांटा जाता है, 2 प्रकार से पाया जाता है। इनके 2 प्रचलित रूप है। एक शक्ति विभाजन के आधार पर जो होते हैं उनका रूप है, और दूसरा संस्था के आधार पे है। शक्ति विभाजन के आधार पे इसके 2 रूप हैं। पहला रूप क्या है, और आज हम पढ़ेंगे यही शक्ति विभाजन के आधार पे। पहला है संघात्मक,
संघात्मक शासन प्रणाली, और ये संघात्मक शासन प्रणाली किसका रूप है? लोकतंत्र का ही रूप है। दूसरा क्या है? दूसरा है एकात्मक शासन प्रणाली। और हम इसके बारे में थोड़ा सा यहां पे इंट्रो दे देते हैं कि इसके भी दो रूप होते हैं संस्थाओं के आधार पे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा विजन आपका क्लियर होगा कि संस्था के आधार पे कितने प्रकार से लोकतंत्र के प्रकार हैं। दो। कौन सा? संसदीय, संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है संसदीय के बाद है अध्यक्षीय, अध्यक्षीय, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे शक्ति विभाजन के आधार पे जो है शासन प्रणाली है या लोकतंत्र का प्रकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में मैं बात करूंगा, एक व्यवस्था होती है संघात्मक व्यवस्था और दूसरी होती है एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था की जब भी बात करूंगा तो आपके माइंड में इस समय यूएसए आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले संघ कहां बना? यूएसए में ही बना। एकात्मक व्यवस्था की बात करूं तो आपके माइंड में ब्रिटेन आना चाहिए। ब्रिटेन, ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन प्रणाली किसके पास है? यूएसए के पास है। ये अब यहां पे आपको पहुंचने के लिए आपको पहुंचा रहा हूं मैं कितना? बहुत साल पहले। कितना? 4 उधर और 54 और इधर 24, 78 साल पहले आप चाहिए। 1946 में, 1946 में जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत स्टार्ट हो गया हमारा संविधान बनना। पहली मीटिंग हुई 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि हमारे पास हम कैसी व्यवस्था अपनाएं। भारत में संविधान तो था नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन शासन कर रहा था, अमेरिका पे भी शासन किया। जब ये आजाद हुए तो इन्होंने अपना एक संघ बनाया। और पहले मैं इनकी कहानी बताऊं कि इनकी बताऊं? चलो पहले इन्हीं की बताता हूं, यूएसए की। तो शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली इनके पास कैसे आई? देखो, मैं संविधान सभा 1946 में इस समय मैं बैठा हूं, आप भी वहीं बैठिए, आप भी वही विजन लेकर चलिए कि 1946 में हमारे भारत का संविधान अभी बना नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो समझ लो संविधान बना रहे हो। अब आप समझिएगा कि हमें कैसा संविधान चाहिए, हमारे संविधान में कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हमारे पास 2 विकल्प मौजूद थे और 2 विकल्प के बाद भी कई विकल्प मौजूद थे, लेकिन मेनली 2 थे, एक ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। तो हम किससे क्या चीज लेंगे, हमारे संविधान में क्या आएगा, ये 1946 में ही हुआ। और वो चीज हम यहां पे देखेंगे कि कैसे, क्यों हुआ। क्योंकि यूएसए में संघात्मक शासन प्रणाली था। सबसे पहले यूएसए जब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ? ब्रिटेन से आजाद हुआ। तो क्या हुआ? 13 राज्यों को इन्होंने लेकर, जो अमेरिका है 13 राज्यों को लेकर एक संघ बनाता है और वो कहलाता है परिसंघ। परिसंघ इसलिए कहलाता है क्योंकि परिसंघ का मतलब यह है कि शक्तियां दोनों की अपनी अपनी है, जब चाहेंगे ये तब अलग हो जाएंगी। वो तो बाद में धीरे धीरे चलकर जब परिसंघ जैसे संघ बनाते हैं, तो संघ बनाने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि संघीय न्यायालय भी हो, ताकि संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब यही है कि एक से अधिक स्तर पे होना, या ऐसे समझ लीजिए सरकार एक से अधिक स्तर पर, एक से अधिक स्तर पर। कैसे? केंद्र सरकार भी हो सकती है, केंद्र होती है और राज्य सरकार होती है, और जैसे कि अपने यहां स्थानीय सरकार भी है, स्थानीय सरकार भी है। तो जब अलग अलग 3 जगह सरकार है, केंद्र में केंद्र है मोदी सरकार, राज्य में है योगी सरकार, और आपके गांव में जो भी पंचायत वाला हो, ग्राम पंचायत प्रधान जो है, ग्राम पंचायत का सरकार ही तो है वो, तो प्रधान हम इनको हटा देते हैं। लेकिन समझिए कि होते ये भी है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा उनके पास भी, शक्ति उनके पास भी है, लेकिन मेनली हम मान के चलते 2, क्योंकि अमेरिका में 2 ही था। ये तो मैं भारत को ले आया स्थानीय, अमेरिका में 2 ही था, केंद्र और राज्य। क्योंकि 13 राज्यों से मिलकर इन्होंने एक संघ बनाया था जिसको परिसंघ कहा गया, फेडरेशन ऑफ अमेरिका।
फिर धीरे धीरे उसमें राज्यों की संख्या हो गई 50 और वर्तमान समय में 50 राज्य हैं, इसीलिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जो वो बना था, क्या बना था कि 13 राज्यों का एक ग्रुप था, तो वो ग्रुप जब बना था तो इसी शर्त पे बना था कि हम जब तक हमारी सहमति है तब तक हम साथ में हैं, और जब सहमति हमारी खत्म होगी तो हम अलग हो जाएंगे। और इसका डिसाइड कौन करेगा? जैसे मान लीजिए कोई विरोधाभास हो गया केंद्र और राज्य के बीच में, तो डिसाइड कौन करेगा? तो एक न्यायालय होना चाहिए। तो संघीय न्यायालय की स्थापना भी अमेरिका में हुई, और ये कहा गया न्यायालय ने इसको इतनी अच्छे तरह से मैनेज किया कि आज तक जैसे अपने यहाँ से पुनर्विचार की शक्ति न्यायालय के पास है। कोई सरकार अगर कोई अपने यहाँ नियम बना दे, कानून बना, अगर वो जनता के हित के खिलाफ और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो अपने यहाँ का संघीय न्यायालय है, उस नियम या कानून को रद्द कर देती है। नल एंड वाइड जिसको कहते हैं, वो कर देती है। तो वही चीज वहां की अमेरिका की सरकार ने इतने अच्छे से मैनेज किया कि 50 धीरे धीरे इसमें 50 राज्य हो गए, और ये अब यूनाइटेड हो गया। फेडरेशन की जगह परिसंघ बजाय अब क्या हो गया? अब ये संघीय हो गया, यूनियन हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये अलग नहीं हो सकती, ये चीज है। हमारे भारत में भी तो यही है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत में राज्य कभी भी नहीं अलग हो सकते, कभी भी, क्योंकि भारत समझौते का परिणाम नहीं, हम लोग डंडा लेकर मिलाए गए हैं। कहीं सैन्य कार्रवाई हुई है, कहीं पुलिस कार्रवाई हुई है, कहीं पर जनमत संग्रह हुआ है, कहीं पर किसी भी तरह से हमारे जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इतने विरासतों को मिलाया, तब जाके भारत का एकीकरण हुआ। तो एकीकरण का वो एक लौह स्तंभ उनको कहा जा सकता है, और इसीलिए उनको यूनिटी ऑफ, स्टेचू ऑफ यूनिटी की उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति अहमदाबाद में लगाई गई है, आप जानते ही होंगे। बहुत ही बड़ा कार्य था। आप 4 लोगों को नहीं मैनेज कर सकते। उन्होंने 563 लगभग विरासतों को, विरासत नहीं सॉरी रियासतों को उन्होंने एक किया, तो बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया था। तो अब मैं आता हूं यहां पे अमेरिका में, संघ में। तो मैं बता रहा था कि भारत संघ है, तो भारत एक समझौते का परिणाम नहीं है, भारत में मिलाए गए हैं, और ये जब तक मिट नहीं जाएंगे भारत से अलग नहीं होंगे कोई भी राज्य। तो भारत में अलग होने की कोई संभावना नहीं है। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है? आप समझ लीजिए, एक से अधिक स्तर पर सरकार हो। जो सरकार एक से अधिक स्तर पर होगी तो शक्तियों का बंटवारा भी एक से अधिक स्तर पर होगा। जैसे केंद्र सरकार की अलग शक्तियां, राज्य सरकार की अलग शक्तियां, शक्तियों का बंटवारा होगा। फिर क्या होगा? एक लिखित संविधान होगा। अगर संविधान लिखित नहीं होगा तो कौन सी शक्तियां, कौन सा कानून केंद्र के लिए है, कौन सा कानून राज्य के लिए है, इसमें विवाद उत्पन्न हो जाएगा, और फिर कोई काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकास का काम रुक जाएगा। हर जगह हर बात पे विवाद होगा। अरे जो चीज लिखी रहती है, जैसे संविधान हमारा लिखा है, तब भी उसमें विवाद हो रहा है कि ये गलत लिखा है, हम इसको नहीं मानेंगे, होता है ना ऐसा। और जो नहीं लिखे रहते तब राज 2 लोगों के बीच में, देखो जब एक लोग हो तो उनको याद रहता है, परंपरा के अनुसार चलते रहते हैं, याद है उनको, कंठस्थ है, रीति अनुसार एक कानून बना दिया, चलता रहा। लेकिन जब 2 लोग हैं तब उनके बीच लिखित रूप में समझौता के तहत ये चीज होना चाहिए कि आपके पास ये शक्तियां हैं, मेरे पास ये शक्तियां हैं, आप इनका यूज करो, मैं इनका यूज करूं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन हमारे दोनों रास्ते सेम ही होंगे, एक ही मतलब विचारधारा पे हम चलेंगे। तो लिखित संविधान होना जरूरी था, शक्तियों का बंटवारा होना जरूरी था, इसलिए लिखित संविधान होना भी जरूरी था। एक संघीय न्यायालय, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद हो जाए तो हाईकोर्ट की बस की बात नहीं है कि राज्य और केंद्र को समझा पाना, क्योंकि राज्य का हाईकोर्ट है तो हो सकता है राज्य का दबाव हाईकोर्ट पे आ जाए, तो हो सकता है कि सही से निर्णय ना हो सके। तो इसलिए एक संघीय न्यायालय, और संघीय न्यायालय के साथ साथ निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब संघीय न्यायालय है तो, लेकिन उस पर किसी का जोर दबाव नहीं, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ना केंद्र सरकार की सुनता है और ना सुनता है हाईकोर्ट, किसी के दबाव में कार्य नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तीसरी चीज, संघीय न्यायालय में जो संघात्मक शासन प्रणाली है, इसमें शक्तिशाली कौन होता है? इसमें शक्तिशाली होता है राज्य। जैसे हम 10 लोगों को मिलाकर ग्रुप बनाए, ठीक, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो क्या करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप जैसे हमको ऐड किए तो हम क्या कहेंगे?
देखो हमें एडमिन बनाओ तभी तो हम रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, अदरवाइज नहीं रहेंगे। तो अगर हम 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और हम अपने पास ज्यादा शक्तियां रख लेंगे और आपके पास कम शक्तियां देंगे तो आप कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेंगे और हम आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी शर्त पे हमारे साथ हो सकते हैं कि हम साथ में तो रहेंगे, लेकिन कोई भी बात होगी, कोई भी मसला होगा तो हमसे बराबरी में राय लिया जाए, हमें भी बराबर मौका दिया जाए कहने के लिए। मतलब कि हमारे पास ज्यादा शक्तियां हैं, आपके पास ज्यादा शक्तियां रहेंगी, हमारे पास कम। तो होगा ये संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के बारे में हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। आधा घंटा का वीडियो मैं सोच रहा हूं बनाऊं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो, लेकिन समझाने में थोड़ा समय ज्यादा से ज्यादा, मैं घूम जाता हूं कुछ ज्यादा दूर।